प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत करता हूं। आप एक लंबे समय से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। आपने अभी कक्षा 12 सामान्य हिंदी के यूपी बोर्ड के लगभग पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन आपने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी किया है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी होंगी। यूपी बोर्ड के सामान्य हिंदी के सभी छात्र इन सभी वीडियो को काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। अब हम सभी बोर्ड परीक्षा की ओर चलेंगे। तो बोर्ड परीक्षा के लिए चूँकि पाठ्यक्रम पढ़ लिया है एक बार, लेकिन पाठ्यक्रम का एक बार पुनः अभ्यास हो, रिवीजन हो, इसलिए हम लोग फिर से पाठ्यक्रम को एक एक खंड करके हिंदी के पाठ्यक्रम को सबको पूरा कर रहे हैं। अभी गद्य खंड में हम लोगों ने जो पाठों के अंत में जो पद्यांश दिए हुए हैं और उनके अंतर्गत जो प्रश्न दिए हुए हैं 5-5, उन प्रश्नों को हम लोगों ने कैसे छांटें, कैसे उनको बनाएं, उनकी कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करें, कैसे संदर्भ लिखें, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और गद्य के जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं उनसे संबंधित परिचय, गद्य के लेखक परिचय भी हम लोगों ने पढ़े थे। 7 बिंदुओं के अंतर्गत परिचय को बांटा था और सारे परिचय हम लोगों ने पूर्ण किए थे। और उसके पश्चात हम लोगों ने काव्य खंड में हम लोगों ने जो कवि परिचय हैं उन सभी कवि परिचयों को हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखे हैं, जिसमें कवि के परिचय को 11 बिंदुओं में बांटा था। जन्म की तिथि, स्थान, शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली, अलंकार, छंद, रस और हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे करके 11 बिंदुओं के अंतर्गत हम लोगों ने परिचयों को बांटा था और बड़े सरल तरीके से क्रम से उन परिचयों को सर्टराइज करके हम लोगों ने बनाया है। अगर आपके लिए लिखित में कुछ करना है, परिचय को शॉर्ट रूप में कैसे लिखें, प्रश्नावली कैसे आपको मिल सके, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाएं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो आपके लिए पीडीएफ विवांक्षित जो पीडीएफ आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, आप मंगा सकते हैं। अब हम लोग काव्य खंड में ही जो पाठों के अंत में पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो चूँकि विद्या की कुछ बुक से हम लोग करा रहे हैं, हीरा लाल जैन की जो पुस्तक है उसके माध्यम से करा रहे हैं। साथ में कुछ क्वेश्चन बैंक में और भी कोई एक पैराग्राफ जो होते हैं उनको भी इसके साथ जुड़ा है, तो आपका अभ्यास पूरा हो जाए ठीक से। इसलिए अब हम प्रश्नों को कैसे छांटते हैं, इनमें से काव्य में से भी। गद्य में तो सीधी सीधी लाइन लिखी होती है तो उसके लिए हम लोग छांट लेते हैं, आसानी से छट जाता है, लेकिन काव्य में थोड़ा सा अपने पास से भी जोड़ना पड़ता है। तो कैसे हम लोग इसको करते हुए चलेंगे, ये सब आपके काव्य के पैराग्राफों में, सब पद्यांशों में छिपा हुआ है, लेकिन समझते हुए चलें। आइए देखते हैं। तो पहला पाठ है पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। तो इस पवन दूतिका में क्या है कि पवन दूतिका में जो राधा है वह कृष्ण के वियोग में है और जो है अपने भवन में वो बैठी हुई हैं और कृष्ण को याद कर रही हैं और पवन को उन्होंने अपनी दूती बनाया है। पवन को एक दूती के रूप में मान करके उसके माध्यम से अपने सारे क्रियाकलापों को, सारे संदेशों को भेजना चाहती है। देखेंगे, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप इसमें पद्यांश के शीर्षक पवन दूतिका, पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनकी उपाधि है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर अगर समय है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 हिंदी के काव्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है उन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इसको इस प्रकार से समझा देंगे कि राधिका जो है वो पवन से कह रही है कि प्रातःकाल जो पवन उसके घर में वायु आ रही है, सुगंधित वायु, कि हे वायु तू मुझे क्यों सता रही है प्रातःकालीन वायु, क्या तू भी काल की क्रूरता से, क्या तू भी भाग्य की क्रूरता से, समय की क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई है। क्या तेरे अंदर भी कठोरता के भाव आ गए हैं जो आप भी मुझे
मेरे अंदर संताप उत्पन्न करने के लिए चली आ रही हो। इस प्रकार से इसकी व्याख्या को हम लोग लिख सकते हैं। घर में दुखी होकर एक दिन अकेला कौन बैठा था? तो घर में दुखी होकर एक दिन राधिका बैठी हुई है अपने भवन में। ऐसे करके प्रश्न को छोड़िए। इसमें राधा और कृष्ण का संबंध दिखाया गया है। तो राधा जो है एक वियोगिनी स्त्री के रूप में इसमें दिखाई गई है। तो घर में दुखी होकर एक वियोगिनी स्त्री के रूप में राधा बैठी हुई है, राधिका बैठी हुई है। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त राधा के घर में जो है वायु ने प्रवेश किया, प्रातःकालीन वायु ने प्रवेश किया। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? अब देखिए जो व्याख्या है, जो आप व्याख्या अंश है, वही इसका उत्तर है। तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के कहा कि हे पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? लगता है तू भी काल की क्रूरता से, समय की कठोरता से, भाग्य की कठोरता से लगता तू भी कलुषित हो गई है। अब तुझे भी मुझ जैसे दुखी प्राणियों को सताने में आनंद आता है। इस प्रकार उन्होंने इसको बताने का प्रयत्न किया। समझते हुए चलिए पूरा पैराग्राफ को, वीडियो को रोक रोक करके भी इसको देख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसनान तो सुंदरी को। अब देखिए आप प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक पहले वाला ही पवन दूतिका है, कवि का नाम में अयोध्या सिंह उपाध्याय है, पूर्ववत है। रेखांकित अंश की व्याख्या को देखें। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, पवन को, पवन दूतिका को राधा ने फिर सावधान किया है, अपने उदार मनोभावों को व्यक्त किया है कि अगर कोई लज्जाशील, कोई रास्ते में कोई पथिक महिला मिल जाए, कोई रास्ते में जाती हुई कोई महिला मिल जाए, कहीं दिखाई दे, होने देना न विकृत वसना तो सुंदरी को, तो तू इस तरीके से कार्य व्यापार करना, इस प्रकार से तू चलना जिससे कि वो विकृत वसना न हो जाए, उसके वस्त्र उघड़ न जाए, कहीं उसके वस्त्र न उघड़ जाए। इस प्रकार से तू चलना, इस प्रकार से तू अपना प्रवाह बनाना जिससे कि उसके वस्त्र वो निरावृत न हो जाए, उसके वस्त्र उघड़ न जाए, अस्त व्यस्त न हो जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांतिक होना। अगर वो थोड़ी थकी हुई प्रतीत हो रही होगी, अगर थोड़ी सी भी अगर वो थकी हुई हो, हारी थकी हुई हो, गर्मी से परेशान हो, तो गोद ले। तो उसको चारों तरफ से घेर कर, जैसे कि किसी को चारों ओर से घेर कर बच्चे को गोद में ले लेते हैं, उसी प्रकार उसको चारों ओर से घेर कर उसको अपनी गोद में ले लेना, अपने अंक में समेट लेना और उसकी श्रांति को, उसकी थकावट को दूर करने का प्रयत्न करना। होठों की और कमल मुख की, और उसके होठों की और उसका जो कमल मुख है, कमल रूपी जो मुख है, उसका रूपक अलंकार है, उसकी म्लानताएं, उसकी उदासियों को, उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करना। इस प्रकार हम इस व्याख्या को कर सकते हैं। देखेंगे इसमें भी राधा का एक उदार भाव, परोपकार का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। प्रश्न बनता है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा जो है पवन दूतिका से रास्ते में परोपकार पूर्ण व्यवहार, कैसा? परोपकार पूर्ण व्यवहार करने को कहती है, दूसरों की मदद करने की बात कहती है। राधा ने पवन दूत को पथि कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है? तो धीरे धीरे कहा है, देखो उन्होंने, कोई कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिलाना, उसकी परेशानियों को दूर करना। और जाता कोई जलद, यदि जलद माने बादल का टुकड़ा, अगर कोई बादल उड़ता हुआ जा रहा हो आकाश में, तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना। तो उस बादल की छाया के द्वारा, बादल सूर्य के सामने उस बादल को ला देना और उसके ऊपर, ठीक उसके ऊर्ध्वाधर उस बादल को ला करके स्थिर कर देना, ताकि उसके लिए छाया मिल जाए और वो जो स्त्री है उसको छाया प्रदान कर देना। तो राधा ने पवन दूत को कृषक स्त्री के ऊपर बादल के द्वारा छाया करने को कहा है, बादल को स्थिर करके। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? कृषक ललना एक प्रकार से कृषक की स्त्री, तो इसमें तत्पुरुष समास है। कृषक की स्त्री तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष के रूप में इस प्रकार से आ जाएगा इसमें। तो पूरे ये जो पैराग्राफ हैं, इनमें कैसे हम प्रश्नों को छांटेंगे, इसको करते हुए चले। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, लोने होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। यानी उसके जो नेत्र हैं, सुंदर जो नेत्र हैं, वो ज्योति उत्पन्न कर रहे होंगे। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी जो मुख मुद्रा है वो मूर्ति के समान
सौम्य भाव लिए हुए और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन हैं वो ऐसे होंगे जैसे अमृत से भरे हुए, अमृत से भीगे हुए। नीले फूले कमल दर्शी गात की श्यामता है। अब देखो ये क्या है, रेखांकित अंश क्या है, ये व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहीं पर आपको समझाया दे रेखांकित अंश की व्याख्या। नीले फूले कमल दर्शी गात की श्यामता है। संदर्भ तो सेम रहेगा वैसे ही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और कवि का नाम और पाठ का नाम पवन दूतिका। और अब एक रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा प्रश्न है यही कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, अर्थात उनका जो शरीर है वह कमल दलसी, जैसे कि नीला कोई खिला हुआ नील कमल हो, ऐसे उनकी गात की श्यामलता है, शरीर की श्यामलता है, जैसे नीला नीला कमल हो। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं भवीला, और कमर में सदैव पीला सुंदर वस्त्र पहनते हैं। काली छूटी काली अलग मुख की कांति को हो बढ़ाती, और उनकी जो केश राशि है, उनकी जो हल्के जो खुली हुई हैं, वह उनकी मुख की शोभा को बढ़ा रही हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा, और जो उन्होंने सद वस्त्र, जो उन्होंने सादगी से पूर्ण जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, उनमें उनका जो नवल तन है, जो उनका शरीर है, उसकी प्रभा, उसकी कांति, उसका सौंदर्य फूटा सा पड़ रहा है। उनकी छवि जो है बिल्कुल ही प्रकट सी हो रही है। इस प्रकार से इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या को भी आप समझें। देखें, इसमें प्रश्न के उत्तर दिए हैं इस साइड में। रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपने समझी है। शीर्षक और कवि का नाम पूर्ववत है। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को पहचान बताती, किसकी पहचान बताती है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बता रही है। फिर कहा है श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है। अब आप इसको थोड़ा पीछे जाएं, श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है। तो श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा कैसी है? श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं, सुंदर नेत्र, उनमें से ज्योति पसर रही होगी, उनमें से प्रकाश प्रकट हो रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। श्री कृष्ण कटी में कैसा वस्त्र धारण करते हैं? तो श्री कृष्ण जो अपनी कमर में जो है वो कैसा पीला वस्त्र धारण करते हैं। पीला प्यारा वसन कटी में है पहनते पवीला। श्री कृष्ण जो है वह अपने कमर में पीला सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों को छांट सकते हैं अगर इसका उत्तर इसका भावार्थ में आता है तो। और आगे बढ़ें, देखेंगे इसमें भी उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम फिर यथावत है, पवन दूतिका पाठ का नाम, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या को थोड़ा समझ लें। यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक वाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। हे पवन दूतिका के लिए कहा है राधा ने, हे पवन तू इस प्रकार से उन्हें बता देना कि फूल सी एक वाला, फूल के समान कोमल, इस मुरझाए हुए फूल के समान एक स्त्री मलाना हो यानी उदास होकर तुम्हारे चरण कमलों को चूमना चाहती है। राधा ने स्वयं की ओर, अपनी ओर संकेत किया है कि आप हमारी स्थिति को उस मुरझाए हुए फूल के माध्यम से कृष्ण को बता देना। इस प्रकार से इसकी व्याख्या। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? तो राधा मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देने को कह रही है। कहाँ डाल देना? प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी है? यूं देना पवन बतला फूल सी एक वाला। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा एक फूल के समान स्त्री से दी है, नारी से दी है। वो भी स्वयं के लिए संकेत उसमें किया है राधा ने अपने लिए। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमता चाहता है? श्री कृष्ण के कोमल चरणों को स्वयं राधा जो है वो चूमना चाहती है। मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। एक स्त्री के रूप में राधा स्वयं उनके चरण कमलों को चूमना चाहती है। ऐसा संकेत तुम प्रियतम को बता देना, ऐसा पवन के द्वारा उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से समझते हुए चलें आगे और देखते हैं इसमें कोई खंड है तो। अब आप देखें, हम लोगों ने अभी चार जो पद्यांश अभी पढ़े हैं, ये सब पवन दूतिका से संबंधित हम लोगों ने इस पूरे पाठ को पढ़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रश्नों को हम कैसे छांटे ये भी हम लोगों ने भी देखा, और अंत तक इसको देखते हुए चले। मैं बहुत बार देखता हूँ कि
बहुत सारे शिक्षार्थी कभी कभी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस एग्जामिनी को चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो आपके लिए सारी वीडियो विधिवत आप तक पहुंचती रहेंगी और आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।